दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी से संबंधित यूथ कंपटीशन की बुक के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन ये लेटेस्ट बुक है, ये यूथ कंपटीशन की कंटेंट प्लस मॉक टेस्ट, और इसमें व्याख्या भी दी गई है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एग्जाम देने से पहले हमें पीवाईक्यू और उनकी व्याख्या सहित अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेपर आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा एलटी ग्रेड का। और टीजीटी पीजीटी का भी आपका अगस्त 30-31 अगर डेट दे रखी है, तो आप इसी को मानकर अपनी तैयारी कीजिए। अब एग्जाम आपका होकर ही रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। इसके लेखक कौन थे? गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी। हम इसमें व्याख्या भी देखेंगे और लिख लिख कर साथ के साथ याद भी करते चलेंगे। रचना का नाम था इस्तावर दा ला लिटरेचर एंदुई ए नामक हिंदुस्तानी, और ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा? गार्सा दा तासी ने। कितने भागों में ये प्रकाशित हुआ था? तो इसका पहला भाग 1934 में, 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, और द्वितीय भाग जो इसमें हुआ था 1847 में। तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये कहाँ के थे गार्सा दा तासी? इंग्लैंड के। इंग्लैंड में क्या थे? इंग्लैंड में ये विश्व भाषा की विशेषता पर शोध कर रहे थे, और इसी समय इन्हें भारत में क्या किया गया था? उर्दू का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था। किसे? गार्सा दा तासी को। इस कथन में, इस रचना में गार्सा तासी ने 738 कवियों का उल्लेख किया है, और इस ग्रंथ के अनुसार अंगद को प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार बताया गया है? अंगद को बताया गया है। और इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? इस ग्रंथ में तो 738 कवियों का इसमें वर्णन किया गया। कितने कवियों का? 738 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ को किस आधार पर लिखने का आधार बनाया गया? तो ये वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी, वर्ण के आधार पर। यानी कि इस ग्रंथ को वर्ण के आधार पर यह पद्धति अपनाई थी। किसने? गार्सा दा तासी ने। और इसमें कुल महज जो थे 72 कवि किससे संबंधित माने गए? हिंदी विषय से। पहला इतिहास किसने लिखा? गार्सा दा तासी ने। इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तावर दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। किस उसमें लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। कितने कवियों का इसमें वर्णन था? तो कवियों का वर्णन था 738, और 738 में महज 72 कवि किससे थे? हिंदी के संबंधित थे। पद्धति कौन सी अपनाई गई इसमें? वर्णानुक्रम पद्धति। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग था 1839, और दूसरा भाग था 1847 में यह प्रकाशित हुआ। कहीं कहीं 1838 भी इसका मिलता है। और इसका जो द्वितीय संस्करण था, द्वितीय संस्करण, इससे संबंधित क्वेश्चन पर, द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1971 में, 1871 में। द्वितीय संस्करण इसका 1871 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण संबंधी तथ्य।
पहले क्वेश्चन। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी को है। गारसदा तासी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में किस पद पर थे ये? विश्व भाषा की खोज पर आधारित ये शोध कर रहे थे और इन्हें भारत में उर्दू के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। नामक इतिहास ग्रंथिका जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय मिलता है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। जो पद्धति अपनाई गई है वो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु किस सन में हुई? तो राइट आंसर है 1936 में। जन्म की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ। बनारस के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। तो प्रारंभ में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। और इनके जो निम्न उपन्यास हैं जैसे गोदान, रंगभूमि, करमभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेमाश्रय, गबन, निर्मला, उपन्यासों, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि नाटकों तथा सप्तसुमन, मानसरोवर 8 भागों में विभाजित है। नवविधि, प्रेम सदन और प्रेम पचीसी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। किसके? प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह कौन कौन से? नवनिधि है, प्रेम सदन है, प्रेम पचीसी आदि कहानी संग्रह की रचना प्रेमचंद ने की। मुंशी प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन वो क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद ने हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण नामक पत्रों का भी संपादन किया था। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अभ्रंश, अवट या संधा? तो सिद्ध कवियों की जो भाषा थी वो संधा भाषा थी। बौद्ध धर्म की वर्जियान यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसका जो 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और वज्रयान, हीनयान और महायान। 2 भागों में ये विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म का, हीनयान और महायान। महायान ने परिवर्तन किया इनके उसमें जो नियम बौद्ध धर्म में अपनाए गए थे। हीनयान था जो इन्होंने नियम बनाए गए थे उन नियमों को जैसे थे वैसे ही उनका अनुसरण किया, लेकिन महायान में इनके नियमों में परिवर्तन किया गया। अब हीनयान भी क्या है? 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। पहली शाखा थी वज्रयान और दूसरी शाखा थी सहजयान। जिसमें 2 भाषाओं को मिलकर प्रयोग किया गया। कौन कौन सी 2 भाषाएं मिली थी? प्राकृत प्लस अपभ्रंश। इन दोनों भाषाओं से मिलकर संधा भाषा का प्रयोग होता है। जैसे बौद्ध धर्म की वर्ज्यान और सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संधा भाषा वस्तुतः अंतसंधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया था। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटभाषी भी कहा जाता है। राहुल शंकराचार्य ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। किसने? राहुल शंकराचार्य ने। सरहप्पा कृत दोहा कोश तथा सबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। 84 सिद्धों में 4 क्या है? 76 तो आपके सिद्ध हैं और 4 आपके क्या है? इसमें महायोगिनी है। कनलकपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, तो ये इनके नाम दिए गए हैं। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलपा और
आदि से संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 84 सिद्ध हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्यों का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस था? तो किसका था? राइट है आंसर ऑप्शन सी, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है और इसके लेखक है नरपति नल्ला। नरपति नल्ला ये 1212 ईस्वी में इसकी रचना की स्थापना की थी। मूलतः ये कह सकते हैं एक मुक्तज्ञ काव्य माना जाता है। कौन सा? बीसल देव रासो। इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा थे जो बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पूर्ण मिलन की कथा का इसमें सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। आदिकालीन रचना बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुआ। जो बीसल देव रासो है इसे 12 मासा का भी इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 'आलाखंड'। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक है जगनिक। जगनिक द्वारा रचित है आलाखंड जिसका दूसरा नाम है परमाल रासो। बीसलदेव रासो के रचयिता थे नरपत नल्ला, खुमान रासो के दलपत विजय और हमीर रासो के रचनाकार थे सारंगधर। तो बीसलदेव के कौन थे? नरपति नल्ला। हमीर के सारंगधर। परमाल रासो के जगनिक और खुमान रासो के थे दलपत विजय। हम लिख लिख के याद करेंगे ताकि हमारे साथ के साथ याद होता चले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, सरपा या विद्यापति? तो राइट आंसर, अधिकांश विद्वान किसे प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का? सरप्पा को। 7वीं सदी का इनका समय माना जाता है। 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरप्पा को अधिकांश इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्याय ने सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। सरपाद की जो रचना है दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरपाद ने कौन सी रचना की? दोहा कोश की। सरप्पा बौद्ध धर्म के सहजयान वर्ज्ययान के प्रवर्तक भी रहे। शिव सिंह सैगड़ ने पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सैगड़ किसको मानते हैं? पुष्य और पुंड को। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो राइट आंसर इसमें होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था जो 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? एटा के पटियाला जिले में। एटा के पटियाला जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। जन्म 1253 से लेकर ये कितने इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में। किसकी? अमीर खुसरो की। जन्म हुआ 1253 ईस्वी में और मृत्यु हुई इनकी 1325 में। और इनका जो असली नाम था अबुल हसन। पटियाला एटा नामक जिले में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ पटियाला गांव में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। और इनकी जो इन्हें किस नाम से चर्चित थे? तोता ए हिंद के नाम से भी चर्चित थे। कौन? अमीर खुसरो। इनका असली नाम क्या था? अबुल हसन था। और इनकी जो रचनाएं थी खालिक बारी, चार दरवेश, दो सुखने, गजल, हालात ए कन्हैया तथा नजरान ए हिंदी
अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं थी। तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? अब खालिक बारी नंबर 1, दूसरी थी चार दरवेश, तीसरी थी दो सुखने, चौथी थी चार गजल, हालेत ए कन्हैया पांचवी रचना, छठी थी नजरान ए हिंदी। अमीर खुसरो की ये प्रमुख रचना रही। देखिए याद करते रहिए साथ के साथ। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो सिद्ध सामंत किसने कहा था? राहुल सांकृत्याय ने। राहुल सांकृत्याय का समय काल कितना था? 6ठी से 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण निम्न रूपों में किया। इन्होंने सिद्ध सामंत युग में सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नवजागरण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को चारण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सी संज्ञा दी? चारण काल की। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजाउपन काल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल को वीर काल के नाम से भेद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासो काव्य कृति के प्रमुख नाम कौन है? तो प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो परमाल रासो के जो लेखक है कौन है? जगनिक, ऑप्शन बी। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। इस ग्रंथ के जगनिक ने अपने आश्रयदाता, जगनिक के जो आश्रयदाता थे चंदेल शासक परमार्दी देव के दो वीर थे। दो वीरों का वर्णन मिलता है इसमें, आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया। किस रचना में? आला और उदल की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? परमाल रासो में। नरसिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की थी। नरसिंह भट्ट ने किसकी रचना की थी? विजयपाल रासो की। और सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। नेक्स्ट, निम्नलिखित संत कवियों में कौन से संत कवि सबसे अधिक पढ़े लिखे थे? तो राइट आंसर है सुंदर दास। सुंदर दास जो है संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे और सुंदर कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण संत कवि में संत दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास थे। सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। शाब्दिक सुशिक्षित थे। सुंदर दास की जो रचना थी वो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास थी। यानी कि सुंदर दास की दो रचनाएं थी। कौन कौन सी? ज्ञान समुद्र और दूसरी रचना थी सुंदर विलास। सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी कौन से कवि थे? तो सुंदर दास थे। सुंदर दास ने केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया और नंददास द्वारा रचित रस मंजरी, सुंदर कबीराय द्वारा रचित सुंदर श्रृंगार की निंदा की। हड़लेवानी और अंगवधु संत दादू दयाल की संकलित रचनाएं थी। तो दादू दयाल की कौन कौन सी रचनाएं थी? अंगवधु और हड़लेवानी। धर्मदास द्वारा संकलित था इनका बीजक, जो कबीर की बानियों का संग्रह है। कबीर की बानियों का संग्रह किस नाम से प्रचलित है? बीजक। किसने किया था? ये धर्मदास द्वारा किया गया था। भक्तमाल के रचनाकार थे रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवदास। तो राइट आंसर होगा नाभादास। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि नाभादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन आधा अवधि उपलब्ध भक्तमालों में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल की रचना भी की। अग्रदास के शिष्य नाभादास ने श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर अष्टयाम नामक काव्य की रचना की। पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम बताइए। यानी कि पद्मावत किस में थे? सर्ग में थे, कांड में, खंड में या अंक में। तो पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1540 में इसकी प्रकाशन हुआ था और ये खंडों में विभाजित है। तो आंसर होगा सी। पद्मावत में कितने खंड दिए गए? 57 खंडों का वर्णन है। इस रचना के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतनसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है।
पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया एक कथा काव्य है। इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत को कौन सा काव्य माना जाता है? रूपक काव्य। पद्मावत एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये श्रेष्ठतम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। तो राइट आंसर होगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास की अन्य रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीप। जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा रामलला नच्चू सूरदास द्वारा रचित काव्य कृतियां सूर सागर, सूर सारावली एवं सात्य लहरी। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास या परमानंददास। तो राइट आंसर है सुंदरदास, जो अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन से हो गए? सुंदरदास। दादू दयाल भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के कवि थे। कौन? सुंदरदास। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक कवि थे। इनकी दो रचनाएं थी, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये पढ़ चुके। अष्टछाप की स्थापना जो किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। कब की थी? अष्टछाप में वल्लभाचार्य चार शिष्य कुंभनदास, वल्लभाचार्य के चार शिष्य कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास। तो इसकी ट्रिक होगी याद करने की, कुसुप। कैसे? कुंभनदास, सू से सूरदास, पैसे परमानंददास और कृष्णदास, कुसुप कृष्ण। तो ये किसके हो गए? वल्लभाचार्य के चार शिष्य। और चार शिष्य थे विठलनाथ के। विठलनाथ के शिष्य में कौन कौन से आते हैं? नंददास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास। इनकी ट्रिक होगी याद करने की, विठल की है गोछी चंद, गोछी चंद। गो से गोविंद स्वामी, छी से चतुर्भुज, छीत स्वामी और च से चतुर्भुज और न से नंददास। क्रम से इनका आ जाएगा याद। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी या जायसी। तो राइट आंसर होगा जायसी ने। जायसी का जो जन्म था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। भक्ति काल की सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता, गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक रहे। इनकी रचना रही किसकी? जायसी की जो रचना रही थी, ये रही थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता हैं सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या तुलसी। तो राइट आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में माना जाता है और इनके जन्म में विद्वानों में क्या है? काफी मतभेद है, अलग अलग सब अपने उससे मानते हैं। मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा जीनु रुशनम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऑप्शन बी, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। सी है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की। डी है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा एक गलत है, क्योंकि सभी कवि मुसलमान नहीं थे, कुछ हिंदू भी थे।
भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के संबंध में प्रारंभ में यह भ्रांति थी कि इस काव्यधारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान थे। यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय व्यक्त किया था जब इस परंपरा के केवल 6-7 ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। भाई जब जब ये कहा गया कि सभी कवि मुसलमान थे, तो जो 6-7 रचनाएं मिली थी उनके रचनाकार कौन थे? मुसलमान थे। तो इस आधार पर मान लिया गया कि भाई मुसलमान ही सभी कवि थे। लेकिन सूफी काव्य परंपरा में 50 से अधिक कवियों के पता चला, उनकी रचनाओं का और उनके बारे में। उसमें कुछ अधिकांश जो रचनाकार थे वे कौन थे? हिंदू कवि थे। सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त भाषा राजस्थानी में भी रचनाएं की। सूफी काव्यधारा के कवियों में सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे गए। तो सूफी काव्यों में सिर्फ कौन से काव्य लिखी गई रचनाएं? प्रबंध काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? भूषण को, केशव को, देव को, पद्माकर को? तो राइट आंसर है केशव को। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवि केशवदास है, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि का हृदय नहीं मिला। रामचंद्रिका कवि प्रिया, ये किसकी रचनाएं हैं? केशवदास की। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। केशवदास का जो जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। 1555 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, छंदमाला, जहांगीर, जस चंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिबंध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा? तो राइट आंसर है रीतिबंध काव्यधारा। रीतिबंध काव्यधारा से अर्थ है जो रीतिबंध नियमों के अनुसार लिखी गई रचना थी, जिसमें नियमों का पालन किया, नियमों से बंधे हुए। रीति मुक्त नियमों से बिना बंधे हुए, वे नियमों को नहीं मानते थे। और रीति सिद्ध कवि थे जिन्होंने काव्य लक्षण और में रचनाएं लिखी थी। काव्य निरूपण, सिद्धांत, लक्षणों में रचनाएं लिखी। तो रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में रीतिबंध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाए। जो रीतिबंध कवि थे वे क्या कहलाए? आचार्य कवि कहलाए। रीतिबंध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्र है। और रीतिबंध के जो प्रमुख कवि भूषण है, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि हैं। अब रीतिबंध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। बिहारी जो थे रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी। और रीति मुक्त के कवि कौन है? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। और रीतिबद्ध के हैं भूषण, देव, पद्माकर, श्रीपति, मतीराम, केशव आदि कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के में हिंदी के अध्यापक थे? ईसा लखा, सदल मिर्स, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। तो राइट आंसर है सदल मिर्स। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक के रूप में किन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया था? जॉन गिलक्राइस्ट को की नियुक्ति की गई थी। जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति कहाँ पे की गई थी? भारतीय भाषाओं के अध्यापक के रूप में।
जॉन गिलक्राइस्ट ने कॉलेज में दो भाषाओं पंडितों, तो दो भाषा पंडित कौन कौन थे, लल्लू लाल और सदल मिर्स, की हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्ति की। खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, लल्लू लाल। लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना की, और सदल मिर्स ने जो की थी नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक की रचना की। मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा ईसा अल्लाह खान ने उदयभान चरित यानी रानी केतकी की कहानी नामक पुस्तक की रचना की। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम तथा रघुवंशम का गद्य अनुवाद किया और प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को करेंगे, 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इससे पहले हमने एलटी ग्रेड का जो पेपर पूरा सोल्व कराया हुआ है 2 भागों में, आप उसे पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। 2018 का जो पेपर हुआ था 29 जुलाई को, पूरा सॉल्यूशन है व्याख्या सहित इसी तरह से, तो आप एक बार उसे जरूर देखिए और फिर अपने पेपर की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।